नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विथ एम के सफल। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो पाचन तंत्र से संबंधित थे। वो पिछला पार्ट 1 था। आज हम पाचन तंत्र के पार्ट 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो। और दोस्तों, प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, ये रहा अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? पहला जटर लाइपेज, दूसरा पेप्सिन, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा रेनिन। तो आमाशय में दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है कैसीन, इसको पैराकेसिन में बदलने का काम होता है रेनिन का। मतलब दूध को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर रेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? पहला ऑप्शन आपका सोमेटोस्टेटिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ट्रिप्सिन और चौथा ग्लूकागोन। तो जरूरत पड़ने पर जो संचित भोजन अपने प्राणियों में संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से निकलता है और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? जीभ के कौन से भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है? पहला बगल के भाग से मतलब साइड से, दूसरा पश्चिम भाग से मतलब रियर से, तीसरा अग्र भाग से मतलब अपेक्स से, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जीभ के किस भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है? आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अग्र भाग से। जीभ के अग्र भाग से। देखो, जीभ के अपने 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र भाग, ये पश्चिम भाग, और ये पार्श्व मतलब किनारे, साइड कह सकते हैं इसको। तो हमारे को अग्र भाग से मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, पार्श्व से खट्टे स्वाद का, और पश्चिम भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका अग्नाशय, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा लार ग्रंथि और चौथा यकृत। तो दोस्तों, पाचक ग्रंथि कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के द्वारा पाचन की क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना। अग्नाशय करता है, लार ग्रंथि करती है, यकृत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है। पहला, यह ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की ग्रंथि है। दूसरा, ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। तीसरा, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और चौथा, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गलत बात, ये कथन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या होती है? यकृत। बाकी ग्रहणी के घेरे में पीले रंग की ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, और शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कहा जाता है इसको।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका लोकल नलिका, दूसरा पित्त नलिका, तीसरा यकृत अग्नाशयी नलिका और चौथा अग्नाशयी नलिका। तो दोस्तों जिसे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत की ड्यूडेनम में पहुंचते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका यकृत अग्नाशयी नलिका, यकृत अग्नाशयी नलिका। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारी मुख्य गुहा में उपस्थित नहीं है? पहला आपका एपिग्लोटिस, दूसरा रस संवेदी ग्राही, तीसरा जीभ और चौथा दांत। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका एपिग्लोटिस। ये हमारे गले में पाया जाता है, श्वास नाल के ऊपर। ये एक ढक्कन होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है और ये भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। तो ध्यान रखिएगा एपिग्लोटिस मुख गुहा में नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प को चुने। तो पहला यकृत मतलब लीवर की आकृति एल आकृति होती है, दूसरा आमाशय की जे आकार का होता है, तीसरा पित्ताशय नाशपति जैसा होता है और चौथा ड्यूडेनम ये सी आकार का होता है। तो इनमें से गलत विकल्प को चुनना है दोस्तों अपने को। तो इसका सही आंसर होगा आपका यकृत। लीवर एल साइज का नहीं होता है, बाकी आपके आमाशय जे आकार का होता है, पित्ताशय नाशपति जैसा होता है और ड्यूडेनम सी आकार का होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा यकृत का एल आकार नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पित्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये वसा का पायसीकरण नहीं करता, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, प्रतिदिन यह 600 ml से 1 लीटर तक बनता है और चौथा इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये वसा का पायसीकरण नहीं करता, यहाँ पर नहीं करता की जगह करता होता तो कथन सही हो जाता, लेकिन ये वसा का पायसीकरण करता है। मतलब वसा का इमल्सीकरण, वसा को तोड़ने का काम करता है आपका पित्त रस। इसके पास एंजाइम नहीं होता, सही बात है। प्रतिदिन 600 ml से 1 लीटर बनता है और इसका पीएच मान भी 7.7 से 8.4 होता है। तो बाकी कथन सही है आपका, ये पहले वाला कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य कौन सा नहीं है? पहला फिब्रिनोजन और हिपेरिन का निर्माण करना, दूसरा वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, तीसरा अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना और चौथा विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना। यह आरबीसी का निर्माण नहीं करता है, बाकी सभी काम होते हैं इसके, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला आपका श्वसन रेस्पिरेशन, दूसरा उत्सर्जन एक्सक्रेशन, तीसरा परिसंचरण सर्कुलेशन और चौथा पाचन मतलब डाइजेशन। तो जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु छोटे और सरल अणु में टूटते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों आपका पाचन। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? पहला नेक, दूसरा क्राउन, तीसरा रूट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका क्राउन। क्या होगा? क्राउन। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकलता है उसको अपन क्राउन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सामान्यतः अकलडाड की
अकल की दांत निकलती है, मतलब अकलदान आने की उम्र क्या होती है? तो पहला ऑप्शन आपका 18 वर्ष के बाद, दूसरा 16 वर्ष के बाद, तीसरा 12 वर्ष के बाद और चौथा 10 वर्ष के बाद। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 18 वर्ष के बाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहे बीच बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, इसका पीएच प्रास 1.2 से 3 होता है और ये सारी प्रकृति का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। जठर रस जो होता है ये सारी प्रकृति का नहीं होता, ध्यान रखना। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 1.2 से 3 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन आपका छोटी आंत में, दूसरा मलाशय में, तीसरा आमाशय में और चौथा बड़ी आंत में। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? तो अंतिम पाचन होता है आपका छोटी आंत में। कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगर रवि के पास दूध के दांत है तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? दूध के दांतों की संख्या, जिनको अस्थायी दांत कहा जाता है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन 15, दूसरा 20, तीसरा 28 और चौथा 32। तो दूध के दांतों की संख्या होती है दोस्तों आपकी 20। कितनी होती है? 20 होती है। इनको अस्थायी दांत भी कहते हैं। और स्थायी दांत होते हैं 12, जो जिंदगी में एक बार ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जठर रस में उपस्थित नेज कारक रिक्त स्थान के अवशोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन विटामिन के, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन B12 और चौथा विटामिन B9। तो जठर रस में उपस्थित नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूध के दांत में अनुपस्थिति होते हैं। दूध के दांत में कौन से अनुपस्थित होते हैं? तो पहला रदनक, दूसरा अग्रचवर्णक, तीसरा कृतनक और चौथा चवर्णक। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका। इसका सही आंसर होगा आपका अग्रचवर्णक। ये दूध के दांतों में नहीं पाए जाते, बाकी रदनक, कृतनक और चवर्णक पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा आमाशय, तीसरा यकृत और चौथा छोटी आंत। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका। इसका सही आंसर होगा आपका यकृत या लीवर। यकृत या लीवर, यहाँ से पित्तरस का स्त्राव होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? पहला ऑप्शन लगभग 1 लीटर, दूसरा लगभग 1.5 लीटर, तीसरा लगभग 0.5 लीटर और चौथा लगभग 3 लीटर। तो आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका लगभग 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता? ये एलडीसी में पूछा गया था दोस्तों अभी प्रश्न। तो पहला आपका ट्रिप्सिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा लाइपेज और चौथा इरेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो इनमें सबसे अलग दिख रहा है थोड़ा सा, वो है आपका लाइपेज। क्या है? लाइपेज। जिनके लास्ट में सीन आता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका काइम, दूसरा पल्प कैविटी, तीसरा बोलस, चौथा मल। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर होगा आपका मल। जो अपचित और अनअवशोषित पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं मल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है?
कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन आपका इरेप्सिन, दूसरा सुक्रेज, तीसरा माल्टेज और चौथा लैक्टेज। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका इरेप्सिन। थोड़ा सा अलग दिख रहा है तीनों ऑप्शन से, तो यही अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं। पहला ऑप्शन 12, दूसरा 22, तीसरा 8 और चौथा 20। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जीवन में एक बार ही आने वाले दांत स्थायी दांत होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी आपकी 12। कितनी होगी 12। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रिक्त स्थान में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका आमाशय में, दूसरा मुखगुहा में, तीसरा ड्यूडेनम में और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका मुखगुहा। मुखगुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है। पहला आपका स्टेप्स, दूसरा दांत का इनामल, तीसरा हड्डी और चौथा दांत का डेंटाइन। तो सबसे कठोर ऊतक जो होता है वो दोस्तों होता है आपका हड्डी, बोन जिसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग की पदार्थ खालिस्तान का बना होता है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा हड्डी, तीसरा डेंटाइन और चौथा इनामेल। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका डेंटाइन। किसके बने होते हैं, डेंटाइन, हल्के पीले रंग के पदार्थ डेंटाइन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मलाशय का द्वार जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो पहला आपका मूत्राशय, दूसरा मूत्र मार्ग, तीसरा गुद्दा और चौथा गाल ब्लैडर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका गुद्दा। क्या होगा, गुद्दा। मल द्वार मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, उसको अपन गुद्दा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी है। पहला ऑप्शन 4 मीटर, दूसरा 5 मीटर, तीसरा 6 मीटर और चौथा 8 मीटर। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई दोस्तों लगभग 6 मीटर होती है। वैसे कभी कभी इसकी जगह 7 मीटर भी आ जाता है। लगभग अपन कह सकते हैं 22 फीट। कितने फीट, 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन आपका असेंडिंग कोलोन, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम और चौथा सीकम। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करें। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ता है, तो उसका नाम है आपका सीकम। क्या नाम है, सीकम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रिक्त स्थान अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। पहला ऑप्शन आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन हार्मोन, तीसरा ग्लूकागोन हार्मोन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम होता है आपका इंसुलिन का। किसका होता है, इंसुलिन, जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। पहला ऑप्शन आपका इनेमल, दूसरा डेंटाइन, तीसरा हड्डी और चौथा स्टेप्स। तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, आंसर दीजिएगा सही सही। इसका सही आंसर होगा आपका इनामल। क्या होता है, इनामल, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है। तो पहला ऑप्शन आपका टी, दूसरा सी, तीसरा एल और चौथा जे। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका सी। ड्यूडेनम कहा जाता है दोस्तों ग्रैणी को। किसको कहा जाता है, ग्रैणी को। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक ग्रैणी होती है जिसको इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरा अग्र शुद्रांत्र होता है, अग्र शुद्रांत्र,
और अग्र शुद्रांत को जेजुनम कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है शुद्रांत्र, एक होता है शुद्रांत्र जिसको इलियम कहते हैं। तो ड्यूडेनम की आकृति सी आकार की होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका फंडस, दूसरा विलाई, चौथा एक्यूबोलिस और चौथा रेक्टम। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुली के समान संरचनाओं को अपन विलाई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, कहाँ पर समाप्त हो जाती है? पहला ऑप्शन छोटी आंत के सीकम में, दूसरा बड़ी आंत के रेक्टम में, तीसरा छोटी आंत में और चौथा बड़ी आंत में। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा आपका सी, छोटी आंत में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका जेजुनम, दूसरा ड्यूडेनम, तीसरा सीकम और चौथा इलियम। तो अभी भी बताया था आपको, छोटी आंत का पहला और छोटा भाग जो होता है वो होता है आपका ड्यूडेनम, जिसको अपन ग्रहणी भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? ग्रहणी। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। रिक्त स्थान भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलेट, दूसरा ग्लोटिस, तीसरा एपिग्लोटिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोजन को निगलते समय श्वास नाल में जाने कर रोकने का काम करता है आपका एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हमारे दांत का इनामल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? पहला सोडियम और पोटेशियम से, दूसरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तीसरा कैल्शियम और कार्बन से और चौथा कैल्शियम और फास्फोरस से। दांत का इनामल और डेंटाइन जो बने होते हैं वो किससे बनते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन 1.8, दूसरा 2.8, तीसरा 6.8 और चौथा 8.6। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका 6.8। क्या होगा? 6.8। चलिए लास्ट प्रश्न देखिएगा। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए कौन से एंजाइम की या कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन आपका क्षारीय माध्यम, दूसरा अम्लीय माध्यम, तीसरा उदासीन माध्यम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा क्षारीय माध्यम। क्या होगा? क्षारीय माध्यम। तो दोस्तों ये थे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इससे अगला वीडियो अपन कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।